नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। अगले 1 घंटे तक हम आपके साथ यूं ही बने रहेंगे, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की हर अहम खबर। लेकिन शुरुआत करेंगे शतक आज तक के साथ। श्रीनगर बारामूला हाईवे पर पुल के नीचे मिला विस्फोटक। श्रीनगर रेलवे स्टेशन के पास है जगह। 11 महीने बाद इस रूट पर शुरू होने वाली ट्रेन सेवा। बनिहाल बारामूला सेक्शन पर चलेगी ट्रेन। पूरे इलाके की घेराबंदी, सुरक्षा बलों की टीम तलाश में जुटी। पुल पर दोनों तरफ से रोका गया ट्रैफिक, एहतियातन फैसला लिया गया। टूल किट मामले में जांच जारी, आज पूछताछ में शामिल हो सकते हैं निकिता जेकब और शांतनु। विधानसभा में बजट पेश होने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुलाई कैबिनेट बैठक, बजट को मंजूरी। सीएम योगी आज पेश करेंगे राज्य का बजट, योगी सरकार का ये 5वां बजट। बजट से पहले वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने की बजट बैग की पूजा। सभी विधायकों को आईपैड पर मिलेगी बजट की कॉपी। योगी के नाम अनूठा रिकॉर्ड, बीजेपी के पहले सीएम जिनकी सरकार पेश कर रही है लगातार 5वां बजट। बिहार के वित्त मंत्री के किशोर प्रसाद पेश करेंगे बिहार का बजट। कोविड-19 महामारी के बाद बिहार सरकार का पहला बजट। पीएम मोदी आज बंगाल दौरे पर, 1 महीने में पीएम का तीसरा दौरा। कोलकाता मेट्रो के एक्सटेंशन का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री। अब दक्षिणेश्वर तक जाएगी मेट्रो। पीएम मोदी ने बंगाल दौरे पर जाने से पहले किया ट्वीट, कहा ये प्रोजेक्ट खास, मां काली के मंदिर तक मेट्रो से जाना होगा आसान। हुगली में रैली को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। 2 दिन बाद इसी जगह के करीब ममता की रैली। डैनलॉप फैक्ट्री ग्राउंड पर होगी पीएम की रैली। बीजेपी की रणनीति, इसके जरिए राज्य में खराब औद्योगिक हालात पर होगी चर्चा। कोयला तस्करी केस में 23 फरवरी को रुजिरा से पूछताछ मुमकिन, सीबीआई ने दी जानकारी। रुजिरा की तरफ से मिली चिट्ठी, कल सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक हो सकते हैं सवाल। रुजिरा की बहन मेनका गंभीर को भी थमाया समन, आज पूछताछ संभव। सीबीआई के बहाने ममता बनर्जी का बीजेपी पर हमला, कहा हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ना इतना आसान नहीं। सीबीआई के एक्शन पर आग बबूला अभिषेक बनर्जी, कहा हमें कानून पर भरोसा, हम झुकने वाले लोग नहीं। पुडुचेरी में गहराया सियासी संकट, कांग्रेस और डीएमके के एक विधायक के इस्तीफे के बाद सत्ताधारी कांग्रेस के पास सिर्फ 12 विधायक बचे। पुडुचेरी के सीएम नारायणसामी ने बुलाई आपात बैठक, सोमवार शाम 5 बजे तक होना है बहुमत परीक्षण। भारत चीन में सैन्य स्तर की 10वें दौर की बातचीत पर साझा बयान जारी, पेंगोंग झील इलाके में डिसएंगेजमेंट की तारीफ, आगे भी जारी रहेगी बातचीत। एलएसी पर दूसरे मुद्दों पर हुई विस्तार से चर्चा, गोगरा हॉट स्प्रिंग और डेप्सांग विवाद पर भी बात। एलएसी पर भारत और चीन विवाद के बीच एक नया वीडियो आया सामने, गलवान में चीन की साजिश का पर्दाफाश, जून 2020 में हुई थी हिंसक झड़प। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को किसानों ने किया विरोध, लोगों ने की नारेबाजी। खाप चौधरियों से मिलने गए थे संजीव बालियान, विरोध की वजह से लौट गया काफिला। दिल्ली में साइकिल से दफ्तर के लिए निकले रॉबर्ट वाड्रा, महंगे पेट्रोल डीजल का विरोध। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, याद रखिएगा कि कच्चे तेल का दाम बढ़ा नहीं बल्कि कम हुआ है। जमशेदपुर में गुरुद्वारे के पास लगा पेट्रोल मेला, ऑल इंडिया सिख फेडरेशन का आयोजन। महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़े, कई बंदिशें लगाई गई। अमरावती और अचलपुर में लगा 7 दिन का लॉकडाउन, कुछ और शहरों में लगी बंदिशें। यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम में भी 1 मार्च तक कुछ प्रतिबंध, शादी में 25 लोग ही जा पाएंगे। नासिक और पुणे में लगा रात का कर्फ्यू, पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद। महाराष्ट्र में एक दिन में 6,971 नए कोरोना केस, 40 लोगों की मौत। सीएम उद्धव ठाकरे की चेतावनी, लोग लापरवाह रहे तो फिर लग सकता है लॉकडाउन। महाराष्ट्र के मंत्री
महाराष्ट्र के एक और मंत्री कोरोना की चपेट में, छगन भुजबल की रिपोर्ट पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर लापरवाही, नागपुर के बाजारों में दिखी जबरदस्त भीड़। शिरडी में भी जुटे हजारों लोग, नहीं हो रहा गाइडलाइंस का पालन। एक मॉल में भी दिखी भीड़, मैनेजर के खिलाफ केस दर्ज। गाजीपुर बॉर्डर पर चला ट्रैक्टर, कोल्हू गन्ने की हुई पिराई। किसान नेता राकेश टिकैत ने कोल्हू से निकाला गन्ने का जूस। कहा 1995 में पिताजी ने लाल किले पर किया था वो इतिहास यहां दोहराया गया। कृषि कानून पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने करीब 50 किसान नेताओं से की बात। दिल्ली विधानसभा में हुई बैठक। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी सीएम केजरीवाल पर बरसी, घटिया सियासत का लगाया आरोप। सवाई माधोपुर में किसानों का अनोखा प्रदर्शन, एसडीएम को दंडवत करते हुए सौंपा राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन। कृषि कानून वापसी की मांग। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा का बीजेपी पर आरोप, शांतिपूर्ण किसान आंदोलन को फेल करने के लिए हर हथकंडा अपना रही बीजेपी। प्रयागराज के बांसवाड़ गांव में निषाद समुदाय के लोगों से मिली प्रियंका, प्रशासन पर आरोप, कुछ मारपीट के बाद तोड़ी थी नाव। के लिए क्योंकि इनके साथ अन्याय हो रहा है। जितना भी मदद मैं कर सकती हूँ मैं करूंगी, मैं संघर्ष करूंगी इनके अधिकारों के लिए, क्योंकि इनके साथ अन्याय। दिल्ली में हुनर हाट का आयोजन, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी ने किया उद्घाटन। शॉप पर जाकर दुकानदारों का बढ़ाया हौसला। हुनर हाट में राजनाथ सिंह, मुख्तार अब्बास नकवी और मीनाक्षी लेखी ने ली चाय की चुस्की। चारपाई पर बैठकर चाय का उठाया लुत्फ। वोकल फॉर लोकल का दिया नारा। बीकानेर में भारत अमेरिका संयुक्त युद्धाभ्यास खत्म, शानदार हुआ समापन समारोह। दोनों देशों के करीब 500 सैनिकों ने लिया संयुक्त युद्धाभ्यास में हिस्सा। आतंक के खिलाफ हाईटेक तकनीक के इस्तेमाल पर रहा जोर। एमपी के सीहोर में सीएम शिवराज ने खेली क्रिकेट। प्रेम सुंदर मेमोरियल लीग प्रतियोगिता में शिवराज ने किया उद्घाटन। इंदौर के एक अस्पताल में गिरी लिफ्ट में मौजूद पूर्व सीएम कमलनाथ को चोट नहीं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का शराबबंदी कानून के उल्लंघन का बयान, सरकार नहीं बल्कि अफसरों की गलती है। यूपी पुलिस ने कासगंज में शराब माफिया मोती को किया ढेर। मोती पर 1 लाख का था इनाम। मोती ने पुलिस पार्टी पर दबिश के दौरान किया था हमला। पुलिस ने मोती के पास से दारोगा की पिस्टल भी बरामद की। उत्तराखंड के तपोवन आपदा के 14 दिन बाद मिले 5 शव, अभी तक जारी है रेस्क्यू मिशन। चमोली हादसे में अब तक कुल 67 शव और 28 मानव अंग बरामद किए गए। 37 शवों की पहचान, बाकी का डीएनए किया गया सुरक्षित। दिल्ली के रिंकू हत्याकांड में 4 और गिरफ्तारी, अब तक कुल 9 आरोपियों पर शिकंजा। जमशेदपुर के अल्कोर होटल में शादी समारोह के दौरान किचन में आग, 10 लोग झुलसे। हापुड़ में घर में घुसकर एक लड़की पर तेजाब डालने वाले आरोपी को दबोचा। पुलिस पर फायर कर भाग रहा था अपराधी। ग्रेटर नोएडा के दिनकौर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश घायल। नोएडा में गैंगरेप का मामला सामने आया, 3 लोगों के खिलाफ केस। कोयंबटूर में जरीकट्टू महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने बैल को काबू करने के इस खेल में लिया हिस्सा। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रक्षा क्षेत्र पर बोल रहे, सीधे आपको वहीं लिए चलेंगे। तेज गति से बढ़ाने में जुटा है। एक समय था जब हमारे अपने लड़ाकू विमान तेजस को फाइलों में बंद करने की नौबत आ गई थी, लेकिन हमारी सरकार ने अपने इंजीनियरों, वैज्ञानिकों और तेजस की क्षमताओं पर भरोसा किया और आज तेजस शान से आसमान में उड़ान भर रहा है। कुछ सप्ताह पहले ही तेजस के लिए
48,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर दिया गया है। कितने एमएसएमई सेक्टर जो इसके साथ जुड़ेंगे, कितना बड़ा कारोबार होगा। हमारे जवानों को बुलेट प्रूफ जैकेट्स तक के लिए भी लंबा इंतजार करना पड़ता था। आज हम ना सिर्फ भारत में ही अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट्स बना रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों को भी सप्लाई करने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं। साथियों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन होने से प्रोक्योरमेंट, प्रोसेस, ट्रायल एंड टेस्टिंग, उपकरणों के इंडक्शन, सर्विसेज की प्रक्रियाओं में यूनिफॉर्मिटी लाना बहुत सरल हो गया है और हमारे सभी डिफेंस फोर्स के सभी तीनों विंग के सहयोग से ये काम बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। इस साल के बजट में सेना के आधुनिकीकरण की एक प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। करीब 1.5 दशक बाद डिफेंस सेक्टर में कैपिटल आउटले में 19% की बढ़ोतरी की गई है। आजादी के बाद पहली बार डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बढ़ाने पर इतना जोर दिया जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर को आगे लाने के लिए, उनके लिए काम करना और आसान बनाने के लिए सरकार उनके ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल दे रही है। साथियों, मैं डिफेंस सेक्टर में आ रहे प्राइवेट सेक्टर की एक चिंता भी समझता हूं। अर्थव्यवस्था के अन्य सेक्टर्स के मुकाबले डिफेंस सेक्टर में सरकार का दखल कई गुना ज्यादा है। सरकार ही एकमात्र बायर है, सरकार स्वयं मैन्युफैक्चरर भी है और सरकार की अनुमति के बिना एक्सपोर्ट करना भी मुश्किल है। और यह स्वाभाविक भी है क्योंकि यह सेक्टर नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर की साझेदारी के बिना 21वीं सदी का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम खड़ा नहीं हो सकता। यह भी मैं तो भली भांति समझता हूं और अब सरकार के सभी अंग भी समझ रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि 2014 से ही हमारा प्रयास रहा है कि ट्रांसपेरेंसी, प्रेडिक्टेबिलिटी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ हम इस सेक्टर में लगातार एक के बाद एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे श्रीनगर जम्मू हाईवे की, जहां पर मिले आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है। ये इस वक्त अपडेट मिल रहा है। एंटी बॉम्ब स्क्वाड की टीम ने इसे डिफ्यूज किया है। श्रीनगर जम्मू हाईवे पर पुल के नीचे आईडी मिला था। रेलवे स्टेशन के पास आईडी मिलने से चिंता और बढ़ गई। आपको हम बता दें कि 11 महीने बाद सोमवार को ही रेल सेवा शुरू हुई और जम्मू श्रीनगर हाईवे पर अब पुल के नीचे इस तरह से आईडी के मिलने से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूर, और हालांकि एंटी बम स्क्वाड ने इसे डिफ्यूज कर दिया। किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन ये कितना बड़ा हमला हो सकता था इसका आप अंदाजा बम के इस धमाके से लगा सकते हैं। ये इस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब इस बॉम्ब को डिफ्यूज किया जा रहा था। सुबह खबर आई थी कि एक बॉम्ब पुल के नीचे पाया गया है। ये श्रीनगर बारामूला हाईवे है जिसमें एक पुल के नीचे इस आईडी के मिलने से वहां पर हड़कंप मच गया। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। वहां पर दोनों तरफ जो वाहन थे उन्हें रोक दिया गया और जब तक ये पूरी एक्सरसाइज बॉम्ब डिफ्यूज करने की नहीं हो गई तब तक वहां पर सुरक्षा को और मुस्तैद कर दिया गया। आतंकी साजिश को नाकाम किया गया क्योंकि ये माना जा रहा था कि जैसे ही रेल सेवा बहाल होगी, इस तरह के इनपुट्स थे कि वहां इसी तरह की किसी साजिश को अंजाम दिया जा सकता है। या मॉर्निंग में अराउंड आरोपी पार्टी ने हमारी कुछ सस्पिशियस ऑब्जेक्ट देखी थी, उसको भी हमारी जॉइंट पार्टीज ने, सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी ने डिटेक्ट किया है और अभी आपके सामने डिफ्यूज किया है। थोड़ी देर के लिए हमने ट्रैफिक रोका था, दैट्स नाउ रिस्टोर्ड। थैंक यू। थोड़ा सा पहला दिन था रेलवे का, शायद इसलिए भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की।
एनीथिंग ये क्योंकि रेलवे यहाँ से काफ़ी दूर है, ये रोड पे है, ऐसी इनपुट्स हमारे पास होती हैं, तो ये एनीज का काम है, तो वी आर सर्चिंग फॉर देम, जल्दी हम कोई लीड निकाल। बात अब पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पर सियासी संग्राम जारी है। कोयला तस्करी मामले में ममता बनर्जी के भतीजे की बीवी रुजिरा नरूला को सीबीआई नोटिस मिलने पर घमासान छिड़ गया है। सीबीआई रुजिरा से पूछताछ करना चाहती है। टीएमसी इसे बदले की सियासत के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है। তো বলেছি আমার পিছনে ইডি সিবিআই লাগাতে হবে না, আমি এই মাটির সন্তান। আমাকে ইডি সিবিআই দিয়ে চমকাতে ধমকাতে হবে না, আমি বলেছি, আবার বলে যাচ্ছি, অন রেকর্ড ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে একটা ফাঁসির মঞ্চ করবেন, আমি গিয়ে মৃত্যুবরণ করব। ये कोलकाता में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का घर है। दोपहर को अचानक यहाँ हलचल बढ़ गई। सीबीआई की एक टीम नोटिस लेकर पहुंची थी। सीबीआई को अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करनी थी। ये मामला बंगाल में कोयला तस्करी से अवैध कमाई की जांच का है। पिछले साल से सीबीआई इसकी छानबीन कर रही। कोयला तस्करी के किंगपिन अनूप लाला के कुछ ट्रांजैक्शन से अभिषेक बनर्जी की पत्नी पर शक हुआ। ये आरोप है कि अनूप लाला से कुछ ट्रांजैक्शन अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला बनर्जी के बैंक अकाउंट में हुए, जो बैंक अकाउंट विदेश में है। ये सब क्लियर करने के लिए ही सीबीआई उनसे पूछताछ के लिए पहुंची। सीबीआई के 3 अफसर कुछ घंटों तक वहां रुके रहे, लेकिन रुजिरा नरूला से पूछताछ नहीं हो पाई। सीबीआई के शिकंजे के बीच अभिषेक बनर्जी बेचैन हो गए। उन्होंने ट्वीट किया, दोपहर 2 बजे सीबीआई ने मेरी पत्नी के नाम पर नोटिस दिया है। हमें कानून पर भरोसा है, लेकिन अगर वो सोचते हैं कि इन हथकंडों से हमें डराया जा सकता है तो वो गलतफहमी में है। हम वो नहीं जिन्हें कभी झुकाया जा सके। अभिषेक बनर्जी ने बदले की राजनीति का आरोप लगाया। पूरी टीएमसी उनके पीछे खड़ी हो गई। सीबीआई की टाइमिंग पर सवाल उठाए। ये कहा कि जांच एजेंसियां अब बीजेपी ऑफिस बन गई हैं। बीजेपी ने भी पलटवार किया। ব্যাটার মতন সামনে দাঁড়িয়ে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করতে, বাড়ির মা বোনকে টেনে নিয়ে মোকাবিলা নয়। তার কারণ মহিলাদের সামনে নিয়ে এসে মোকাবিলা করে কারা? কাপুরুষ, বিজেপি কাপুরুষ। তাই সিবিআই ইডিকে এইভাবে আজকে ইউজ করছে। कुछ नहीं है इसमें, दखलदारी करने का कोई सवाल ही नहीं है। सीबीआई एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक अनुशासित बॉडी है, उसका काम करने देना चाहिए। लेकिन हम लोग का ये देखिए, यहाँ से सबको मालूम है एक कुल स्मगलिंग, सैंड स्मगलिंग, स्टोन स्मगलिंग और काऊ तस्करी, गाय का तस्करी, इस सभी में गोलाबाज भाईपो और उसकी एसोसिएट सब जुड़ा हुआ है। ये सबको मालूम है, सीबीआई को कार्रवाई करना चाहिए। बीजेपी का जवाब ये है कि सीबीआई के पास तथ्य होंगे तभी वो अभिषेक बनर्जी की पत्नी से पूछताछ करना चाहती। बिना तथ्य वो अभिषेक बनर्जी के घर क्यों जाएगी? कोयला तस्करी और गो तस्करी तो कई सालों से बंगाल में चल रही है। इससे करोड़ों की काली कमाई भी हुई। इसकी जांच भी होनी चाहिए। छोटे लोग ही नहीं, बड़े चेहरे भी सामने आने चाहिए। क्योंकि बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि ममता जी को हटाना और भारतीय जनता पार्टी को लाना, पर ये एक इंसिडेंस ऐसा हो गया जिसको लेकर ये आरोप लग रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का थी। केंद्र सरकार का इससे कुछ लेना देना ही नहीं। ये जांच आज की नहीं है। पहले इनकी पार्टी के लोगों ने मुझे कागजात दिए थे, वो कागजात मैंने सीबीआई में भी सबमिट किए और उसके बाद सीबीआई ने जांच की। बंगाल की इस राजनीति में पहले से बहुत आग है। अब ममता के भतीजे और बहू पर एक्शन ने राजनीति की आग में एक तरह से पेट्रोल छिड़क दिया है। कोलकाता से पौलमी साहा के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र एक बार फिर कोरोना की आहट से सहम गया है। राज्य में हजारों की तादाद में नए केसेस आने के बाद सरकार को सख्त फैसला लेते हुए कुछ शहरों में लॉकडाउन के साथ दूसरी बंदिशें लगानी पड़ी हैं। सीएम ठाकरे ने अल्टीमेटम दिया है कि हालात नहीं सुधरे तो लॉकडाउन दोबारा लगाना पड़ सकता है। महाराष्ट्र में फिर डराने लगा कोरोना। नए कोरोना केस में सबसे आगे महाराष्ट्र। सीएम का फिर लॉकडाउन का अल्टीमेटम। देश और दुनिया को बुरी तरह हिलाकर रख देने वाली कोरोना नाम की बीमारी फिर सिर उठा रही है। लौटते कोरोना की सबसे बुरी मार
महाराष्ट्र पर पड़ी है। एक बार फिर यहाँ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। खुद सीएम को लोगों को अल्टीमेटम देना पड़ा है कि हालात नहीं सुधरे तो फिर लॉकडाउन लग सकता है। पहले आंकड़ों के हवाले से देखिए कैसे महाराष्ट्र में लापरवाही की वजह से कोरोना फिर से पैर पसार रहा है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में 6,971 नए कोरोना केस सामने आए। एक दिन में राज्य में कोरोना से 40 जानें गईं। कोरोना से यहां डेथ रेट 2.47% हो गया है। अकेले महाराष्ट्र में करीब 53,000 एक्टिव केस हैं। हालात बेकाबू होते देख महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने सख्ती दिखाई है। राज्य में आज से सभी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक सभाओं पर रोक लगा दी गई है। सीएम ने सख्त लहजे में लोगों को नियम मानने के लिए चेताया है। मैं आने वाले कुछ दिन आपसे ये उत्तर अपेक्षित कर रहा हूं। कैसे? मैं देखूंगा, आते जाते हुए देखूंगा, मेरे जो लोग हैं उनसे बातचीत करूंगा। जिन लोगों को लॉकडाउन नहीं चाहिए वो मास्क पहनेंगे, जिन लोगों को मास्क लॉकडाउन चाहिए वो मास्क नहीं पहनेंगे। सिंपल है। लॉकडाउन अगर नहीं चाहिए तो जो 3 चीज हमेशा मैं कहते आ रहा हूं, मास्क पहनिए, हाथ धोइए और एक दूसरे से एक सुरक्षित अंतर रखिए। मास्क पहनिए और लॉकडाउन को ना कहिए। सभाओं पर रोक के साथ कुछ दूसरे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। सरकारी बैठकों और प्रदर्शनों पर भी रोक लगा दी गई है। राजनीतिक दौरे भी रोक दिए गए हैं। अमरावती और अचलपुर में 7 दिन तक लॉकडाउन रहेगा। यवतमाल, अकोला, बुल्ढाना, वाशिम में भी 1 मार्च तक कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहाँ शादियों में 25 लोग ही मौजूद रह पाएंगे। दफ्तर में 15% कर्मचारी ही आएंगे। नासिक में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। पुणे में 28 फरवरी तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। पुणे में भी रात का कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र में सख्ती जरूरी भी है। एक मॉल की ये तस्वीर देखिए। कोरोना गाइडलाइंस ताक पर रख दी गई है। इस मॉल के मैनेजर पर केस दर्ज किया गया है। और ये तस्वीरें नागपुर के बाजार की हैं और लोगों की लापरवाही की कहानी बयान कर रही हैं। शिरडी में भी हजारों की भीड़ उमड़ी है और कोरोना के नियम ताक पर रख दिए गए। महाराष्ट्र के साथ कुछ दूसरे राज्यों में भी कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़, एमपी, पंजाब और जम्मू कश्मीर में केस लगातार बढ़ रहे हैं। केरल में भी नए केस की तादाद अचानक बढ़ी है। कोरोना की दूसरी लहर के बारे में सभी डॉक्टर कुछ नहीं कर रहे, लेकिन हालात ऐसे ही बने रहे तो ये सवाल फिर पैदा होगा कि क्या हम फिर कोरोना की गिरफ्त की तरफ बढ़ रहे हैं। पंकज उपाध्याय के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई आज तक। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी की पत्नी ने सीबीआई के नोटिस का जवाब दे दिया है। रुजिरा नरुला बैनर्जी ने सीबीआई को दिए जवाब में कहा कि सीबीआई की टीम पूछताछ के लिए कल उनके घर आ सकती है। कल सीबीआई की टीम अभिषेक बैनर्जी के घर जाकर नोटिस पहुंचा चुकी है, लेकिन रुजिरा घर पर मौजूद नहीं थी और अब उनकी तरफ से जवाब दिया गया है सीबीआई को कि कल आकर पूछताछ वो कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले जैसे ही सीबीआई की टीम अभिषेक बैनर्जी के घर पहुंची तो बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त जुबानी जंग छिड़ गई है। टीएमसी का ये कहना है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का दुरुपयोग बीजेपी कर रही है, बीजेपी हेडक्वार्टर से ये चल रही है। तो बीजेपी की तरफ से ये जवाब दिए जा रहे हैं कि कानून अपने तरीके से काम करता है, उससे इतनी परेशानी टीएमसी को क्यों है। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में अब कोयला घोटाले को लेकर ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और पुडुचेरी से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस जो वहां पर अल्पमत में थी, वहां पर उन्हें अपना बहुमत साबित करना था। दरअसल वो साबित नहीं हो सका और कांग्रेस की सरकार पुडुचेरी में गिर गई। तो यहाँ पर एक और जबरदस्त झटका कांग्रेस के लिए। पुडुचेरी में भी उन्होंने अपना शासन खो दिया है। पुडुचेरी में कांग्रेस की सरकार गिर गई है। राजनीतिक अस्थिरता का यह दौर पिछले कई दिनों से पुडुचेरी में जारी था। नारायण स्वामी की सरकार विश्वास मत हासिल नहीं कर पाई और इसी के साथ अब कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें वहां पर बढ़ गई हैं। ये राजनीतिक संकट बीते कई दिनों से वहां पर जारी था, लेकिन विश्वास मत में नारायण स्वामी की सरकार विश्वास मत हासिल करने में चूक गई। दरअसल आज शाम 5 बजे तक की समय सीमा दी गई थी। तब तक विश्वास मत नारायण स्वामी की सरकार को हासिल करना था। लगातार हमने मीनाक्षी देखा था कैसे एक के बाद एक कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया था। उसके बाद अल्पमत में आ गई थी सरकार, मुश्किल में थी और ऐसे में
नारायण सामी को आज विश्वास मत साबित करना था। अक्षय नाथ हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। अक्षय, ये तो एक तरीके से माना ही जा रहा था, ऐसा ही होना था। हाँ, हमें यहाँ पे पुडुचेरी में देख रहे हैं कि पुडुचेरी की जो ट्रस्ट वोट था 5 बजे तक टाइम दिया गया था कांग्रेस को कि ये प्रूव करने के लिए कि उनके पास इनफ एमएलए है। पर आज यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चर्चा हो रही थी। पीएम नारायण स्वामी ने बोला कि जो नॉमिनेटेड बीजेपी एमएलए हैं वो वोट करने के लिए नहीं दे सकते हैं, उनको अलाउ नहीं दे सकते हैं। पर उसके बाद एक डिबेट हुआ है और उसके बाद पीएम नारायण स्वामी और उनके एमएलए वॉकआउट किए थे ट्रस्ट वोट के टाइम पे। तो इसीलिए पुडुचेरी के न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर तमिलिसई सौंदरराजन ने अनाउंस कर दिया है कि पुडुचेरी के ट्रस्ट वोट कांग्रेस ने हरा है और अभी ये देखेंगे कि वहाँ पे नया सिचुएशन होने वाला है और प्रेसिडेंशियल पोल के लिए भी 3 नॉमिनेटेड एमएलए को अलाउ नहीं कर सकते हैं वोट करने के लिए। तो उस टाइम पे कैसे फ्लोर टेस्ट में वोट करने के लिए उन लोगों को डिसीजन दिया गया है, वो सारे चीजें के ऊपर एक चर्चा भी होगा। बट कांग्रेस बहुत ही कॉन्फिडेंस से ये बोले हैं कि वो लोग इसलिए वॉकआउट किए हैं कि उनके पास इनफ सफिशिएंट एमएलए था। पर वहाँ पे सिचुएशन बुरा करने के लिए ऐसे मामला बना दिया था कि कांग्रेस हार जाएगा। तो इसी वजह से कांग्रेस के जो लीडर्स हैं उन्होंने वॉकआउट कर दिया और वोटिंग के लिए भी नहीं बैठा। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात बंगाल की सियासत की करेंगे, जहां पर जय श्री राम और मां दुर्गा के बाद देवी काली की भी अब एंट्री हो चुकी है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री आज हुगली में मेट्रो के एक्सटेंशन को हरी झंडी दिखाएंगे। इससे मेट्रो की पहुंच 2 मशहूर मंदिर, काली मंदिर और दक्षिणेश्वर, वहां पर लोगों को काफी फायदा होगा। पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। फिर माँ दुर्गा। हॉट सतीपीठ कितना है बंगाल में, सबको हम डेवलप करेंगे, पूरा सब। बीजेपी को दिखाओ तो। फिर देवी सरस्वती। आप दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और रामनवमी को ढंग से मना पाओ, इसको परिवर्तन कहते हैं। और अब माँ काली। बंगाल की सियासत में अब माँ काली की भी एंट्री हो गई। आज प्रधानमंत्री जिस मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखाएंगे वो 2 काली मंदिरों को जोड़ेगी। हुगली मेट्रो के विस्तार से 2 स्टेशन बारानगर और दक्षिणेश्वर जुड़ेंगे। ये मेट्रो लाइन काली घाट और दक्षिणेश्वर के 2 विश्व प्रसिद्ध काली मंदिरों को जोड़ेगी। 4.1 किलोमीटर लंबा ये मेट्रो एक्सटेंशन केंद्र सरकार के 464 करोड़ रुपए के अनुदान से तैयार हुआ। पीएम हुगली में रेल परियोजना की भी शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट किया, आपको ये जानकर खुशी होगी कि बारानगर और दक्षिणेश्वर के 2 नवनिर्मित स्टेशनों में कई आधुनिक सुविधाएं हैं जो जीने को आसान बनाएगी। इन्हें सौंदर्य शास्त्र के हिसाब से भी डिजाइन किया गया है। पश्चिम बंगाल दौरे पर आ रहे प्रधानमंत्री आज रेल की कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे और इनमें से सबसे प्रमुख है दक्षिणेश्वर से नोआपाड़ा तक मेट्रो एक्सटेंशन का शुभारंभ। और यहां पर हम ठीक मेट्रो स्टेशन दक्षिणेश्वर के सामने खड़े हैं और थोड़ी देर में यहां पर उद्घाटन हो जाएगा, मेट्रो सेवाएं जारी हो जाएंगी। और इसका मतलब ये हुआ कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर से अब कालीघाट, कोलकाता के कालीघाट मंदिर तक मेट्रो के जरिए श्रद्धालु या दर्शनार्थी जा सकेंगे। बंगाल में तमाम देवी देवताओं को आगे कर चुनावी बिसात बिछाई जा रही है। बीजेपी ने जय श्री राम का उद्घोष मंच पर किया तो ममता ने मां दुर्गा को आगे कर दिया। ममता बनर्जी जानती हैं कि बंगाल में दुर्गा पूजा की क्या अहमियत है। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा बंद करा दी थी, ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा
दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजा मंत्र बोल, आगे सरस्वती पूजा मंत्र बोल। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता, बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे मिलते। इतना ही नहीं, मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों की काट के लिए टीएमसी विद्या की देवी सरस्वती के पंडाल तक पहुंच गई। यही वजह है कि इस बार सरस्वती पूजा के पंडाल में मां की प्रतिमा के साथ सियासी नेता भी छाए रहे। सबको मालूम है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जो आदर्श है, जो संस्कृति है, भारतीय जनता पार्टी मानते हैं। हम सब देव देवी का पूजा भी करते हैं, मानते भी है, हमारे ये संस्कृति है। हम लोग चाहते हैं जो पश्चिम बंगाल में सब लोग भारतीय जनता पार्टी का सरकार का इंतजार कर रहे हैं। अभी ये सरस्वती पूजा करके कुछ फायदा नहीं होगा उनका। सरस्वती पूजा सब घर घर में होता है हमारा। ये जो पूजा होता है ये हर साल यहाँ पर पूजा हो रहा है और ये बहुत कोई कह रहे हैं कि चुनावी प्रचार के लिए इस बार ममता सरकार पूजा कर रही है। नहीं, बंगाल में हर पूजा दुर्गा माँ का पूजा से लेके सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, एक ठो कहावत है कि बांगालीर 12 मासे 13 पार्वण। और अब सियासत मां काली तक भी पहुंच गई। मेट्रो के विस्तार के बहाने बीजेपी संदेश दे रही है कि अब मां काली का दर्शन आसान हो गया और ये सब केंद्र की मोदी सरकार की बदौलत ही संभव होने जा रहा है। हुगली से अनुपम मिश्र के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पे हैं। असम वो पहुंच चुके हैं जहां पर कई परियोजनाओं का शिलान्यास होना है। ऐसे ही इस समारोह में इस वक्त प्रधानमंत्री शिरकत कर रहे हैं। भारत माता के, भारत माता के, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। परम आदरणीय भारतर प्रधानमंत्री आमार सकलोरे आदरर नेता नरेंद्र मोदी डांगरिया, मंचत उपविष्ट सर्बानंद सोनोवाल डांगरिया, माननीय मुख्यमंत्री, तेल और प्राकृतिक गैस विभागर माननीय मंत्री। महबूबा मुफ्ती ने के बाद अब फारूक अब्दुल्ला ने भी पाकिस्तान का राग अलापा है। फारूक ने ये कहा है कि घाटी में आतंकवाद पर काबू पाने के लिए सरकार को पड़ोसी मुल्क से बातचीत करनी चाहिए। इससे पहले महबूबा मुफ्ती भी पाकिस्तान से बातचीत की वकालत कर चुकी हैं। अब उनके बाद फारूक अब्दुल्ला ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपको बता दें कि भारत का स्टैंड इस मामले में बहुत क्लियर है कि जब तक आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से खत्म नहीं होता भारत की धरती पर, तब तक बातचीत का रास्ता बंद रहेगा। ऐसे आतंकवाद अभी भी है। ये जो कहते हैं कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, नहीं हुआ है। अगर उस आतंकवाद को खत्म करना है तो हमने अपने पड़ोसी से भी बात करनी है। मुझे याद आता है वाजपेयी का कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता। या तो हम दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या दुश्मनी में जाएंगे तो फिर तरक्की नहीं होगी। वही हाल आज है। मैं तो उनसे अपील करूंगा, जैसे इनने चीन से बात की और चीन ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, इसी तरह से यहां भी बात करनी चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए। सियाचिन दुनिया का दूसरा सबसे और जोखिम भरा जंग मोर्चा हो या फिर लद्दाख का गलवान, सेना के जवान कठिन परिस्थितियों में भी सरहद पर तैनात रहते हैं और हौसला तोड़ने वाली बर्फीली ठंड हवाओं के बीच पूरी मुस्तैदी से दुश्मन के मंसूबे नाकाम करते हैं। सोनम वांगचुक ने एक ऐसा टेंट तैयार किया है जो पेंगोंग से चीन ने तंबू उखाड़ लिए। भारतीय सेना बैरक में लौटने लगी। दोनों देशों के बीच कमांडरों की बातचीत का असर दिखने लगा। लेकिन कौन भूल सकता है 0 से 30 डिग्री नीचे भीषण सर्दी में जांबाज जवानों की सरहद पर चौकसी, चीन से जोरदार मुकाबला। यह वजह है कि इंजीनियर और समाजसेवी सोनम वांगचुक ने एक क्रांतिकारी बदलाव के साथ सैनिकों के लिए एक खास टेंट बनाया है जो ठंड से लड़ने के लिए बेहद कारगर है।
इस बार की सर्दियों में हमने ये देखा कि जो हमारे सैनिक हजारों में तैनात है गालवान की वादी में, वहां बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है और उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं। तो हमने इस यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया और प्रोजेक्ट था एक ऐसा तंबू, पैसिव सोलर हीटेड टेंट बनाने का, जिसमें कि हमारे सैनिक आराम से रह सकें और गर्मी सूरज से हो और न तेल का खर्चा न धुआं हो। ये कह सकते हैं कि ठंड से मुकाबला करने के लिए ये इंडियन आर्मी के लिए किसी कवच की तरह है। दावा ये है कि टेंट के अंदर हमेशा 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा, भले ही बाहर -15 डिग्री सेल्सियस वाली ठंड क्यों न पड़ रही। इस समय हम लोग लद्दाख में हैं, लगभग 12,500 फीट की ऊंचाई पर, और तापमान 0 से 6 डिग्री नीचे है। रात में 0 से 14-15 डिग्री नीचे हो जाता है। लेकिन इंजीनियर इनोवेटर सोनम वांगचुक ने लेह में एक लद्दाख टेंट बनाया है। भारतीय सेना के लिए यह लद्दाख टेंट बनाया गया है और इसमें तापमान रात में भी 15 डिग्री, -15 बाहर है, 15 डिग्री इसके अंदर रहेगा। सबसे खास बात यह है कि इस टेंट को गर्म रखने के लिए ना तो बिजली लगेगी, ना ही मिट्टी के तेल से चलने वाले हीटर का इस्तेमाल होगा। यानी ये बिल्कुल ग्रीन टेंट है। सोलर हीटेड मिलिट्री टेंट की खासियत यह है कि ये सौर ऊर्जा की मदद से काम करता है, जहां प्रदूषण होने की कोई संभावना नहीं है। इसमें किसी भी तरह की बिजली या सोलर पावर की जरूरत नहीं है इसको गर्म करने के लिए। दिन भर सूर्य की रोशनी से ये अंदर गर्मी लेता है। इसमें पानी है। जिस तरह से जब हमको ठंड लगती है तो हम रजाई ओढ़ लेते हैं, तो एक तरह से ये रजाई के रूप में ये टेंट है और इसमें हीट, इसमें जो गर्मी है दिन भर सूर्य की वो गर्मी वो ट्रैप हो जाती है, इसके अंदर रह जाती है और 12 से 14 घंटे तक ये रात के समय गर्म रहेगा और अगले दिन सूर्योदय पर फिर गर्म होना शुरू हो जाएगा। पैसिव सोलर हीटेड टेंट 2 हिस्से में बनाया गया है। आगे का हिस्सा ग्रीन हाउस कहा जाता है, यानी यहाँ से सूरज की गर्मी टेंट के अंदर तक पहुँचती है। वहीं दूसरा हिस्सा शयन कक्ष है, जिसका इस्तेमाल सोने के लिए किया जाता है। टेंट को गर्म रखने के लिए खास सोलर तकनीक और सामानों का इस्तेमाल हुआ है। ये पूरा टेंट कैसे गर्म रहता है, इसके 3 तरीके हैं। एक है कि दक्षिण दिशा से सूरज की किरणें आए, जैसे इधर आ रही हैं, वैसे ही ये जो दीवार है ये इसका दूसरा हिस्सा है। पहला हिस्सा दक्षिण से धूप आए, दूसरा हिस्सा वो धूप इस दीवार में, जो ये शयन कक्ष की दीवार देख रहे हैं, वो एक हीट बैंक है। इसमें वो गर्मी जमा होके रहे ताकि वो रात को उपलब्ध हो, जबकि गर्मी की सबसे ज्यादा जरूरत हो। तो दिन की गर्मी रात तक इस दीवार में कैद रहे या जमा रहे, संचित रहे। ये इस दीवार में हम पानी का प्रयोग करते हैं और भी कुछ मटेरियल्स का, और इसको पॉलीकार्बोनेट के पारदर्शी परतों से ढका गया है, जिसमें से धूप जा सकती है मगर गर्मी वापस ना आए।